everyone and welcome to yet another session of our coordinate geometry। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हमने पिछले सेशन में वेक्टर एंड 3D के अंदर एंट्री की थी और साथ में मैंने इसका वेटेज भी बताया था कि पेपर में इन दोनों टॉपिक से मिला के समवेयर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आर श्योर। हम लोगों ने कल बात की थी बेसिक्स ऑफ वेक्टर के बारे में, जो कि अकेले ही ये एक इकलौता चैप्टर है जो तुम्हें पेपर में 6 to 7 क्वेश्चन हर साल देता है। कल जो बातें हमने की थी दे आर ऑल वेरी बेसिक्स ऑफ वेक्टर, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग किस तरह से मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं, और साथ में यह भी समझाया था कि किस तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह का वेक्टर है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर। साथ में हमने पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर हमारे पास में दो वेक्टर है या फिर 3 पॉइंट्स है। एंड एट लास्ट वी एंडेड अप विथ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमें 3 तरह के केसेस देता है, इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इन सब बातों को लेके ही तुम्हारे पेपर में आउट ऑफ 6 to 7 2 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अब आज हम लोग मूव करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ वेक्टर, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखनी है, और फिर उसी को बेस बना के जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो वो बातें किस तरह से चेंज हो जाती है या किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से अलग होता है। ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे। एंड बी श्योर कि इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पार्टिकुलर सेशन से तुम्हारे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आने हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हर वो छोटी बात बड़ी बात सब मैं बताऊंगा जो कि तुम्हें क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट बोला है 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे उसको करने के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और सबसे पहले बात करते हैं स्केलर, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि व्हाई दिस हैज गॉट 2 नेम्स। हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है। सपोज कर लो हमारे पास 2 वेक्टर है। पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दैट इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो कि है b2 i कैप a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब अगर तुम्हें एग्जामिनर इन 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स i j i k इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल फाइंड कि तुम्हारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट्स रह जाएंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर बाकी कहां गए, जैसे मैंने इसको इससे किया, फिर इसको इससे जब किया वो टर्म मैंने लिखा ही नहीं है, फिर इसको इससे करना पड़ता है वो भी मैंने नहीं लिखा है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। जब हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सपोज कर लो ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर लिखना होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर लिखना होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोस 2 वेक्टर्स, जिसको मैंने यहां पे थीटा से रिप्रेजेंट किया। अब जब तुम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो और साथ में मैं ये भी बता रहा हूं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी दिमाग के अंदर में। तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में इस तरह से डॉट करना है या इस तरह से डॉट करना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जिस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स के बारे में एग्जामिनर जानकारी देगा, उस क्वेश्चन के अंदर जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है यू हैव टू गो विद द सेकंड फॉर्मूला। लेकिन अगर उसने तुम्हें दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ उसने वेक्टर तुम्हें दे दिया है, तो उस समय तुम्हें इस फॉर्मूला से ही डॉट प्रोडक्ट करना होगा।
बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि सर ये आई जे और आई के वाले टर्म्स सब कहां जा रहे हैं? तो इसका रीजन मैं यहां से रिलेट कर देता हूं। सपोज कर लो मुझे आई, जे या के में से कोई भी डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका आंसर आज से हमेशा याद रखना 1 होगा। रीजन बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कल हमने डिस्कस किया था कि आई कैप जो होता है वो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि कैप का साइन तुम्हें ये बताता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 है। तो जब हम लोग दोनों वेक्टर को सेम रख रहे हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई कैप का मैग्नीट्यूड, और कल मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि ये जो आई कैप होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर तुम्हारे दोनों वेक्टर ही आई कैप हैं, तो दोनों ही वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, तो आई थिंक दोनों ही अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। एंड एज वी ऑल नो कि cos 0 1 होता है, और ये तुम यूनिट वेक्टर मान चुके हो, तो 1 into 1 आंसर हमेशा 1 होगा। एंड दैट्स द रीजन कि तुम्हें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ही यहां मिला है। नाउ द अदर क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड कि तो बाकी चीजें कहां गई? तो सब सिंपल सी बात है कि अगर तुम आई को जे के साथ करते, या जे को के साथ करते, या के को आई के साथ करते, या इनको उल्टा करते, तो सिचुएशन क्या हो जाता? इनमें से कोई एक केस ले लेते हैं। अब ये हो जाता आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और कल मैंने बताया था कि आई और जे ये दोनों यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, और एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मींस कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और कॉस का 90 डिग्री 0 होता है। दैट्स व्हाई 1 into 1 इट विल बिकम 0। और आगे से हम डॉट प्रोडक्ट जब भी आई का जे से, जे का के से, या के का आई से कर रहे हैं, या उल्टा करके कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल हो गया कि आंसर हमेशा 0 होगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यहां पे सिर्फ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का सम तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब इससे हम एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल दे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब वो तुमको हो सकता है वेक्टर ही देके सिर्फ छोड़ दे, या उनका डॉट प्रोडक्ट दे दे। तो तुम्हें क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। दैट मींस इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, दैट मींस कि तुम्हारा थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर ए डॉट बी तुम्हारा लेस देन 0 आ रहा है, तो थीटा जो है तुम्हारा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये एक बहुत ही सिंपल सी रीजनिंग है जिसको तुम आराम से मेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वी ऑल नो कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है एनी एंगल विच लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो तुम खुद सोचो कि अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और थीटा तुमने रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, दैट मींस एक्यूट, तो ये ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन वही अगर तुम इस थीटा को 90 से 180 के बीच ले जाते हो, तो अगेन द सेम थिंग विल हैपन। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मींस ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर तुमने थीटा 90 से 180 के बीच में रख दिया, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ए डॉट बी तुम्हारा लेस देन 0 हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहां पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया है, तो यहां पे अगर तुमने देखा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो यू कैन सिंपली से कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, और A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। इसको लेके तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं, और परपेंडिकुलर के जगह वो एक और टर्म यूज कर सकता है, दैट इज ऑर्थोगोनल। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है कि तुम्हारे वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दैट मींस ही इज सिंपली सेइंग दैट बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आखिरी चीज इसमें रह गई कि अगर मुझे ए डॉट बी करना है, तो इसकी वैल्यू
हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होगी। दैट मीन्स यू कैन सिंपली से कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव बाय नेचर। और यह भी ध्यान रखना कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बदले में हमें एक वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट मिलता है। इसी वजह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज स्केलर का मतलब ही होता है कांस्टेंट। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि अगर तुमने ए डॉट ए कर दिया तो ये मत मान के चलो कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या 1 होगा, ऐसा कुछ जनरलाइजेशन मत करना। जैसा ही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 के इक्वल होता है। अब इसका रीजन जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये पहले से पता था कि आई, जे और के जो होते हैं दे आर यूनिट वेक्टर। बट अगर कोई जनरल वेक्टर है, जैसे मैंने ए डॉट ए लिखा है, तो इसमें ये अगर कहीं मेंशन नहीं है कि ए एक यूनिट वेक्टर है, तो यू कैन नॉट राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए मैग्नीट्यूड, और चूंकि दोनों वेक्टर तुम्हारे सेम है तो उनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 तो 1 होता है, बट देन फाइनल आंसर इज नॉट 1, इट विल बिकम ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट मींस अगर तुम दो वेक्टर का, लाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। लेकिन अगर वही वेक्टर क्वेश्चन में मेंशन है कि यूनिट वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। आई होप दीज ऑल थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड, और यही वो चीजें हैं जिनको एक्चुअली तुम्हें समझना है इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप मैंने जितनी भी चीजें इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बताई हैं वो तुमको आराम से समझ में आ गई हो। अब इसी को लेके हम लोग आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो बदले में हमेशा हमें एक वेक्टर ही मिलता है, जो कि यहां नहीं होता है। यहां पे मैंने ये बताया है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, कि बदले में वैल्यू मिलता है, वहां वेक्टर नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे मैंने हेडिंग डाल दिया है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मैं डिस्कशन को बिल्कुल सिमिलर रखूंगा जिससे कि तुम्हारे दिमाग में कोई ज्यादा प्रेशर ना पड़े। वी हैव टू जस्ट फिगर आउट द डिफरेंस, कहां पे डिफरेंट हो रहा है उसके बारे में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लो हमारे पास में दो वेक्टर है, हमें वेक्टर दिया नहीं है बट उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो फिर सिंपल सी बात है कि उस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला लगेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। देखो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने साइन थीटा को बीच में इंट्रोड्यूस किया। दैट मींस कि जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो कॉस थीटा नहीं आएगा, यहां पे साइन थीटा आएगा। और साथ में एक और एक्स्ट्रा चीज भी आ रही है, देख लो यहां पे मैंने यहां पे लिखा है एन कैप। तो इस एन कैप को तुम यहां पे डिफाइन कर लो, क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन देखे जाते हैं कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तुम्हारे पेपर में कई बार दो वेक्टर देके वो तुम्हें बोलता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उस केस में तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। ये तुमको देगा किसी भी दो वेक्टर्स के बीच यूनिट वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछ दिया तो फिर तुम इसी फॉर्मूला से ये कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और फिर फाइनली ए क्रॉस बी जब तुम करोगे तो बदले में जो वेक्टर मिलेगा उसका भी मैग्नीट्यूड। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेकिन ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक कि वो तुमसे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के बारे में जानकारी देके तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करने कह रहा है। लेकिन मान लो तुम्हें ऐसे दो वेक्टर्स मिल जाएं जिनके एंगल के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ तुमको दो वेक्टर्स दे दिया। जैसे मैंने पिछला वाला बताया था कि ए वेक्टर है तुम्हारे पास
A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारे पास A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, एंड यू वांट टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस केस में तुम्हें एक डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके फर्स्ट रो में तुम्हें लिखना है आई कैप जे कैप एंड के कैप, और ठीक उसके नीचे सेकंड और थर्ड रो में व्हाट एवर कंपोनेंट्स आर देयर फॉर ए वेक्टर उसको पहले भर दो। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, आई जे और के रेस्पेक्टिवली, दे आर A1 B1 C1, तो वो पहले रो में आ गया, और बी वेक्टर के कंपोनेंट जो है आई जे के वो दूसरे रो में आ गए। एंड आई होप तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने 11th और 12th क्लास में ये सीखा होगा कि किस तरह से इसको ओपन करते हैं। तो आई कैप लिखा, इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्लोज कर दिया, तो तुम्हें दिखेगा B1 C2, बीच में माइनस का साइन B2 C1। फिर जे कैप लिखने से पहले एक माइनस का साइन डालेंगे, इसको छुपाएंगे हॉरिजेंटली वर्टिकली, और यहां लिखेंगे A1 C2 माइनस A2 C1। उसके बाद आखिरी में के कैप को छुपाएंगे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, और अंदर लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। नाउ दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B। अब यहां तुम देख सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है। दैट्स व्हाई in the very starting I have told you कि y क्रॉस प्रोडक्ट is also known as वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। अब उसके बाद IJK के नेचर के बारे में बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। अब यहां क्या होता है कि अगर तुम I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K या कोई भी दो लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर हमेशा 0 होगा। यही सेम चीज जब मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताई थी कि कभी भी दो लाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो IJK यूनिट वेक्टर है तो हमेशा 1 होगा, और अगर कोई जनरल वेक्टर है तो वो A डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे डिफरेंट हो जाता है। यहां पे अगर तुम्हारे दोनों वेक्टर सेम है या लाइक वेक्टर्स हैं, अब चाहे वो यूनिट वेक्टर हो या कोई भी जनरल वेक्टर हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। रीजन मैं यहां समझा देता हूं। सपोज कर लो I क्रॉस I कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका एप्लीकेशन यहां देखने को मिलेगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर साइन का 0 डिग्री। अब देखो यहां साइन आ रहा है और 0 डिग्री आ रहा है, बिकॉज दोनों ही आई कैप हैं, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो भले ही ये दोनों 1 1 हो, साइन 0 उनको 0 वैल्यू देके 0 बना देगा। और अगर मान लो कोई जनरल वेक्टर भी होता, सपोज ए क्रॉस ए कर रहे हैं, अब ये भी लाइक वेक्टर्स हैं बट ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन जब तुम इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आगे जाके जब उनके बीच का एंगल लिखना होगा तो फिर से वो साइन 0 डिग्री के साथ आ जाएगा, और साइन 0 डिग्री इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो तो 0 ही होता है, तो पूरे आंसर को वो 0 बना देगा। तो ये एक पॉइंट है जहां पे ये डिफरेंट हो रहा है डॉट प्रोडक्ट के साथ। अच्छी दूसरी चीज, यहां पे अगर तुमने I क्रॉस J कर दिया या J क्रॉस K कर दिया या K क्रॉस I कर दिया, अब इसको अच्छे से समझना, I को J से, J को K से, या K को I से, या इनका उल्टा, बिकॉज उल्टा भी हो सकता है, कभी J क्रॉस I करना पड़ जाए या K क्रॉस J करना पड़ जाए या I क्रॉस K करना पड़ जाए। तो हमेशा याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट एक साइकिल को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहले तुम लिखोगे एक घड़ी के हिसाब से, जहां 12 होता है उसकी जगह में I, जहां 4 होता है वहां पे लिख दो J, और जहां 8 होता है वहां पे लिख दो K, और इसको क्लॉकवाइज ऑर्डर में डायरेक्शन दे दो। दैट मींस I टू J एक एरो बना दिया, J से K एक एरो बना दिया, K से I एक एरो बना दिया। अब क्लॉकवाइज अगर तुम मूवमेंट कर रहे हो तो I क्रॉस J की वैल्यू हमेशा K के इक्वल होगी, क्योंकि I J के बाद K आ रहा है। उसी तरह से J क्रॉस K करोगे तो वापस वो I में चले जाएगा, और अगर तुम K क्रॉस करो, अगर तुमने उल्टी मूवमेंट कर दी, दैट मींस क्लॉकवाइज की जगह अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए, तो जाहिर सी बात है कि J क्रॉस I करने पे आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, दैट मींस इट विल बिकम माइनस K कैप। सेम उसी तरीके से अगर तुमने K क्रॉस J कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस का I कैप, और अगर I क्रॉस K कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस का J। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का पता चलता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट बना देता है इसको डॉट प्रोडक्ट से।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने तुम लोग को बोला था कि ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के हमेशा इक्वल होगी, और उस वजह से हम लोग बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन जब यही सेम प्रॉपर्टी यहां वेरीफाई करने जाओगे, लेट्स मेक इट प्रॉपर्टी नंबर 5, तो यहां ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अभी जैसा कि मैंने यहां पे देखा हुआ है, आई क्रॉस जे के इक्वल आ रहा है, उल्टा करने पे माइनस के आ रहा है, तो ये चीज को तुम यहां यूज कर सकते हो कि भले ही ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा इक्वल होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के साथ। सो दीज आर दोज थिंग्स जिसको मैंने बोला था कि ये काफी ज्यादा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिनके बेस में तुम्हारे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल तुम्हें देखने को मिलता ही मिलता है और मिलेगा ही मिलेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें ये सारी चीजें जो मैंने आज के इस सेशन में तुम्हें बताई हैं, इस 20 to 25 मिनट्स की सेशन में, इनको तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये वो चीज है जिनको बेस मानते हैं हम लोग। वेक्टर चैप्टर अगर कोई बच्चा कर रहा है, तो ये जो मैंने 20 से 25 मिनट तुम्हें बताया है, इसके अंदर जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं, वो तुम्हारे समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को बेस बना के तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आता, तो फिर उसको वेक्टर नहीं आता है। सीधे सीधा कहानी है कि उससे ये चैप्टर फिर कभी होगा ही नहीं। इवन जब हम 3D कर रहे होंगे, तब भी वापस यही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें बहुत सारे फॉर्मूला में देखने को मिलेगा। दैट मींस ये अगर तुमने सीख लिया, तो तुम सिर्फ वेक्टर ही नहीं सीख गए, तुम्हारा 3D भी ऑलमोस्ट 50% तुम्हारे कब्जे में आ जाता है। तो आई एम श्योर कि मैंने पूरी कोशिश की है तुम लोग को इस 20 से 25 मिनट के अंदर में हर वो चीज जो मुझे पता है रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर उतारने की पूरी कोशिश की है। तो इसी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि अगला सेशन जो हमारा होगा दैट विल बी आवर फाइनल सेशन, जिसमें हम लोग थ्योरी को वाइंड अप करने वाले हैं। वेक्टर की जो एसेंशियल थ्योरी है वो अगले सेशन में खत्म हो जाएगी। दैट विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। जो तुम्हारे पेपर में बाकी एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो इन्हीं का एप्लीकेशन एरिया होता है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो तुम्हें अगेन 2 से 3 क्वेश्चन के लाइक बनाएगा। तो उसके अंदर लेकिन तुम्हें जो भी चीजें देखने को मिलेंगी वो इन्हीं का एप्लीकेशन होगा। तो अगर तुम्हें ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई है, तो फिर इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी अगली क्लास में, वो तुम्हें 110% समझ में आनी ही आनी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं अगले सेशन में विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन अदर क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कम। स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां से वो क्वेश्चन पुट करेगा, जहां पे इसकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट